हेलो नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर आने के लिए। और आज हम लोग इन्वायरमेंटल लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। देखो, 2 दिन पहले मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियोस बनाऊंगा और मैं आपके लिए वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो आज स्टार्ट करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जितने भी एक्ट बाकी है एक एक करके सारा मैं कवर करके इन्वायरमेंटल लॉ पूरा करा दूंगा। तो चलो देखो, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। आई थिंक 2 to 3 hours लग जाएगा। जो है ऑनेस्टी है, मैं आपके सामने थोड़ा मैं धीरे पढ़ाता हूँ। तो यदि आपको स्पीड कम लगेगा तो आप वहाँ से बढ़ा लो, और जो क्वालिटी होता है ना वो भी थोड़ा बढ़ा लो, तो ताकि देखने में आपको स्क्रीन क्लियर दिखे तो पढ़ाई में मन लगेगा। खैर देखो, आज की वीडियो में मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको, थोड़ा सा मैंने आपको बताता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा क्या क्या। सबसे पहले आज की वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं, देखो ये 3 घंटे का मे बी लेक्चर होगा, जिसमें कि आपको 2 hours ऑलमोस्ट मैं पूरा बेयर एक्ट को पढ़ाऊँगा आपको, बेयर एक्ट को अपने अंदाज में बताऊँगा आपको। और जो इसमें ऑलमोस्ट 1 hour 2 45 minutes जो मिलेगा मेरे को, उसमें मैं आपको बताऊँगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को पढ़ने से पहले। देखो बहुत कुछ चाहिए अपने को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद फिर आप देखो थोड़ा इस एक्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप देख लेते हो, तो फिर इस एक्ट के पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ये भी देखना चाहिए अपने को। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के बाद फिर आखिर इस एक्ट का नीड क्यों पड़ा भाई, नीड हम लोग देखेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का। उसके बाद इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, और कुछ थोड़ा सा अमेंडमेंट्स देख लेंगे हम लोग। अभी रिसेंट में अमेंडमेंट्स हुआ है 2022 में, इसलिए ये एक्ट अभी इंपॉर्टेंट भी है यूपीएससी एस्पिरेंट आपके लिए। उसके बाद कुछ मैं थोड़ा सा यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस इस पर डिस्कस नहीं करूंगा, मैं बस आपको दे दूंगा कि देखो भाई ये क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी एग्जाम में जब आप जाते हो, जो भी यूनिवर्सिटी से आप हो, तो ये कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से, सॉरी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्वेश्चंस जो बनता है वो मैं आपको थोड़ा सा दूंगा। उसके बाद ये पूरा एक्ट का जो बेयर एक्ट का स्ट्रक्चर्ड है, ये जो सेक्शंस है कैसे स्ट्रक्चर्ड है, वो एक 10 मिनट्स का लेक्चर इसी में मैं लास्ट में करूँगा। वो जो 10 मिनट्स मैं आपको वहाँ पे पढ़ाऊँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो जब आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दोगे तो ये सब ना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, नीड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कोई भी एक्ट पढ़ने से पहले ना उसका थोड़ा सा आपको, मेरा ऐसा मानना है, आपको बेसिक्स में ना थोड़ा सा बात करना चाहिए, है ना। आखिर वो एक्ट का नीड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब चीज़ थोड़ा सा क्लैरिटी रहना चाहिए, तब आपको पढ़ने में भी मन लगेगा और प्लस आपको ना क्लैरिटी मिलेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कोई भी जो एक्ट होता है, तो इस लेक्चर में आपको समझ में आ गया ना, मैं स्ट्रक्चर तक आपको बताऊंगा। उसके बाद सेक्शन 1 से लेके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। सेक्शन 1 से लेके जो लास्ट सेक्शन तक जाएंगे हम लोग, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। चलो अभी हम लोग देखते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। देखो कोई भी जो एक्ट होता है ना, या कोई भी जो कानून होता है, उस कानून के नाम में ही बहुत कुछ होता है माय डियर, बहुत कुछ होता है। जैसे यहाँ पर देखो, इस एक्ट के नाम में क्या है, वाइल्ड लाइफ और प्रोटेक्शन। नाम से ही क्लियर है, ये जो कानून है, ये जो एक्ट है, ये जो लॉ है ना, किसकी प्रोटेक्शन की बात कर रही है। ये जो पूरा कानून बना होगा, इस पूरे कानून में किसकी प्रोटेक्शन की बात हो रही है, वाइल्ड लाइफ। कितना सिंपल है, देखो इस एक्ट के नाम में ही बहुत कुछ समझ में आ गया भाई। ये तो 1972 में आया था, वो ईयर है, लेकिन ये 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, किसके प्रोटेक्शन के लिए एक्ट आया भाई, वाइल्ड लाइफ। तो एक वर्ड है वाइल्ड लाइफ, थोड़ा हम लोग इसको समझ लेते हैं। वाइल्ड लाइफ आखिर होता क्या है। देखो वाइल्ड लाइफ जो टर्म है ना, इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपको यूजफुल कहाँ कहाँ हो सकता है, किसके किसके लिए। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए तो आपको इन्वायरमेंट में ये कवर हो जाएगा। जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में आपका, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आता है, और एडीपीओ के एग्जामिनेशन में, अदर एग्जामिनेशन एआईबी में भी आता है, तो बहुत सारे एग्जामिनेशन में आता है, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। हाँ, ये जो वर्ड है वाइल्ड लाइफ, ये वाइल्ड लाइफ का क्या मतलब है भाई। देखो ऐसा कोई एनिमल्स, कोई प्लांट्स, कोई बर्ड जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट में रहता है। कहाँ रहता है भाई, नेचुरल इन्वायरमेंट में जो रहता है, जो अनडोमेस्टिकेटेड है, जो पालतू नहीं है, जो पाला नहीं जाता। जैसे यहाँ पे पिक्चर में आप देखो, ये कुछ एनिमल्स है, यहाँ पे ये कुछ बर्ड्स है, ये कुछ एनिमल्स है, ये नेचुरल इन्वायरमेंट में, अपने इन्वायरमेंट में रह रहा है। इसको ह्यूमन
ह्यूमन अपने कंट्रोल में तो नहीं रखा है ना। जब कोई एनिमल्स ह्यूमन के कंट्रोल में ना हो, पालतू नहीं हो, वो नेचुरल इन्वायरमेंट में रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वाइल्ड लाइफ। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखो ये जो टर्म है ना वाइल्ड लाइफ, हमारे इसी एक्ट में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ही सेक्शन 2 सब क्लॉज 37 में ये बताया गया है कि भाई वाइल्ड लाइफ किसको बोलेंगे, है ना। वाइल्ड लाइफ में बोला गया है वाइल्ड लाइफ इंक्लूड एनी एनिमल्स, एक्वेटिक, लैंड, वेजिटेशन विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ एनी हैबिटेट। बेसिकली वाइल्ड लाइफ में सबको इंक्लूड कर दिया गया, एक्वेटिक एनिमल्स को, लैंड वेजिटेशन का मतलब हुआ लैंड के ऊपर जो भी प्लांट्स ट्री सब है ना, वो सब कवर्ड हो जाता है लैंड वेजिटेशन में। एनिमल्स तो आप समझ ही रहे हो। आई होप वाइल्ड लाइफ का मतलब समझ में आएगा। अभी सिर्फ मैं आपको वाइल्ड लाइफ बताया हूँ। अब ये जो एक्ट है अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, थोड़ा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, 1 मिनट। देखो थोड़ा सा बेसिक्स मेरा जैसा कि आदत है, मैं उसी हिसाब से चलूँगा, बाकी आप देख लो आपको जैसा ठीक लगता है। देखो कोई भी जो लॉ होता है ना, लॉ क्या करता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल तो मोटर व्हीकल एक्ट है। मोटर व्हीकल एक्ट क्या करता है कि ट्रैफिक ज़्यादा ना जाम लगे, एक्सीडेंट कम हो लोगों का, तो मोटर व्हीकल एक्ट एक लॉ है। उस लॉ से क्या होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, एक्सीडेंट का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। इसी तरह से कोई भी जो लॉ लाते हैं हम लोग, वो क्यों लाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ह्यूमन के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए। जैसे देखो अब पहले मान लो कि मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ विदाउट हेलमेट, एक दिन मुझे पता चला कि भाई फाइन लग जाएगा, 1000 रुपीज़ फाइन कट जाएगा आपका हेलमेट नहीं लगाओगे तो। अब नेक्स्ट डे से मैं ना इस लॉ की वजह से अब मैं कल से ना हेलमेट लगा के आ रहा हूँ। मतलब देखो मैं ह्यूमन हूँ, मेरा बिहेवियर में चेंजेस हुआ कि नहीं, मेरा बिहेवियर रेगुलेट हुआ कि नहीं। कल तक एक बंदा हेलमेट नहीं लगा रहा था, लेकिन कल से अब वो हेलमेट लगा के जा रहा है, तो ह्यूमन का बिहेवियर रेगुलेट होता है लॉ से। उसी तरह से ह्यूमन के बिहेवियर को कंट्रोल करा जाता है लॉ से, और बहुत बार लॉ की वजह से प्रिवेंशन हो जाती है, जैसे एक्सीडेंट। अब मुझे पता है कि इस हाईवे पे 60 से ऊपर नहीं जाना है, स्पीड नहीं जाना है मेरा, तो मेरा एक्सीडेंट से बच सकते हैं कि नहीं बताओ। तो बहुत बार लॉ ना एक्सीडेंट होने से भी प्रिवेंट कर, सॉरी मतलब कोई भी चीज़ होने से प्रिवेंट करता है। जैसे एयर पोल्यूशन एक्ट, वाटर पोल्यूशन एक्ट, ये जो एक्ट है ना, ये बहुत बार प्रिवेंट प्रिवेंट भी करता है, समझ रहे हो आप। तो लॉ प्रिवेंशन का काम करता है, कंजर्वेशन का भी काम करता है। सेम उसी तरह से हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, ये भी बहुत सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। आगे देखोगे कैसे आप ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करता है, प्रिवेंशन की काम कर, क्या प्रिवेंट करता है भाई, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के लॉस में, समझ रहे हो, कंजर्व करने का काम करता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी। तो आगे तो हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बस मैं आपको ना सोचने का एक तरीका बता रहा हूँ कि आप सोच कैसे सकते हो। आप इस चीज़ को ध्यान रखो, कोई भी जो लॉ आता है ना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी तरह से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। देखो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा अभी जो हमारा ये एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसमें अभी रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है 2022 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2022, इससे अमेंडमेंट हुआ है इसमें। इस एक्ट के आने से पहले ना एक हमारे देश में 1935 में एक एक्ट था, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कुछ ज़्यादा एक्ट हमारे देश में लेजिस्लेशन था नहीं, लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन था हमारे देश में। तो एक लेकिन कानून था, वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट 1935, ये ब्रिटिश एरा का कानून था। तो बहुत लंबे समय से हमारे देश में कुछ प्रॉब्लम्स था, हमारे देश में कुछ प्रॉब्लम्स था भाई। जैसे प्रॉब्लम्स क्या था, हंटिंग में कोई रेगुलेशन नहीं था, हंटिंग अनरेगुलेटेड था, हैबिटेट का लॉस हो रहा था, है ना। ये मैं आपको 1972 से पहले का कुछ प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, नेहरू पीरियड जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद से ना आपको हमारे देश में कुछ प्रॉब्लम्स दिखेगा। जैसे देखो हैबिटेट का लॉस हो रहा है, वाइल्ड लाइफ का जो प्रोडक्ट होता है उसका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कोई कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन नहीं था, ये सारी प्रॉब्लम्स थी। रिकॉग्नाइजिंग इकोलॉजिकल वैल्यूज़, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, ये सब बहुत सारा प्रॉब्लम था। एक सेकेंड,
तो जैसे देखो, फिर आपको मैंने बताया कि नेहरू पीरियड्स में 1950 के बाद 1972 के इस बीच में जो ये प्रॉब्लम था ना, बहुत ज़्यादा फ्लोरा फोना में भी डिजास्टिक चेंज आया, बहुत ज़्यादा डिक्रीजमेंट हुआ। उसके बाद आप देखो कि उस टाइम तक इस एक्ट की इनैक्टमेंट से पहले हमारे देश में सिर्फ 5 नेशनल पार्क था, 5 ही नेशनल पार्क था। तो प्रॉब्लम तो है भैया, प्रॉब्लम तो है। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, इस प्रॉब्लम है तो क्या जरूरत है हम लोग रेगुलेट करने का। हंटिंग बहुत ज्यादा अनरेगुलेटेड है, तो अपने को क्या जरूरत पड़ेगा। आप देखो, कॉमन सेंस दिमाग लगाओ भाई, यदि हंटिंग बहुत ज्यादा अनरेगुलेटेड है तो ये एक्ट ला करके क्या करेंगे हम लोग, हंटिंग को रेगुलेट करेंगे। तो इसमें आप वही पढ़ोगे, हंटिंग रेगुलेट कैसे होगा, समझ रहे हो। तो देखना, ये जब एक्ट आया 1972 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें ये जो प्रॉब्लम था ना, ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस एक्ट में दिखेगा जब आप इस एक्ट को पढ़ोगे। तो इस एक्ट में क्या सब करा गया, वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन की बात हुई, फिर हंटिंग जो बहुत ज़्यादा हो रहा था उसमें प्रोविजन, उसको रोकने की बात हुई, फिर वाइल्ड लाइफ जो ट्रेड हो रहा था उसमें रेगुलेशन की बात हुई, इंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रोटेक्शन करने की बात हुई, हैबिटेट जो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था उसको कंजर्व करने की बात हुई। उसके बाद बहुत सारा बॉडीज बनाया गया। उसके बाद फिर जो कुछ पनिशमेंट्स का प्रावधान लाया गया, कुछ पेनल्टी लाया गया। तो उसके बाद इसमें रिसर्च और एजुकेशन के लिए कुछ कुछ बॉडीज बनाया गया। तो ये देखो, प्रॉब्लम था, मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी जो कानून आता है ना, वो क्या लाता है अपने साथ भाई, सॉल्यूशन लाता है। समाज में प्रॉब्लम होता है, कानून सॉल्यूशन लाता है। तो उसी तरह से हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी बहुत सारा सॉल्यूशन लाया। तो देखो, ये सॉल्यूशन लाना इतना आसान था नहीं। तो बात क्या है, आपको पता है कि पार्लियामेंट जो है, आपको पता है पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट होता है उस पर लॉज तो नहीं बना सकती है, ये पता है ना आपको। वाइल्ड लाइफ ये है हमारा स्टेट लिस्ट का आइटम। ये वाइल्ड लाइफ जो सब्जेक्ट है ये स्टेट लिस्ट में पड़ता है, और पार्लियामेंट तो स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट है उस पर तो लॉज बना नहीं सकती है। तो भैया ये प्रॉब्लम था कि कैसे होगा। तो पहला गवर्नमेंट जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और ये कोशिश भी किए थे, ऐसा नहीं है, ट्राई किए थे, बट हो नहीं पाया, पास कर नहीं पाए, क्योंकि स्टेट जो है सब रिजेक्ट कर दिया था। इसीलिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कानून आ नहीं पाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकिन प्रयास किए थे, ट्राई किए थे कि लॉ आए। लेकिन इंदिरा गांधी जी एक तरीका ढूंढती हैं, 1972 में ये एक्ट को पास कराती है। कैसे पास कराती है, आर्टिकल 252। ये थोड़ा सा ध्यान रखो, आपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी ये पढ़ रखा होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताना चाहता हूँ। इंदिरा गांधी जी एक तरीका ढूंढती है जिससे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को पार्लियामेंट से पास करती है। कैसे, वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ये ध्यान रखो आप, वाइल्ड लाइफ स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट, लेकिन पार्लियामेंट से फिर भी ये पास कराती है आर्टिकल 252 के मदद से। ये आप ध्यान रखना, 252 और 249 की मदद से। इंदिरा गांधी जी क्या करती है, सारे सीएम्स को लेटर लिखती है, जो भी स्टेट्स है सारे स्टेट्स के सीएम को लेटर लिखती है कि भैया कॉपरेट करो, हम लोग नेशनल इंटरेस्ट, वाइल्ड लाइफ नेशनल इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, इससे रिलेटेड हम लोग कानून बनाना चाहते हैं। तो इस तरह के सारे सीएम्स को लेटर लिखती है। वो ये उस टाइम की बात है, आपको ये कहीं मिलेगा नहीं, आप बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ोगे तब ये आपको जानने को या सुनने को मिलेगा। तो इंदिरा गांधी बहुत सारे सीएम्स को लेटर लिखती है कि भैया कॉपरेट करो। फाइनली बहुत सारे स्टेट्स कॉपरेशन मिलता है और ये एक्ट आपके सामने है। देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लिख भी दिया ताकि आप जब दोबारा पढ़ो तो आपको ये चीज़ हेल्प मिले, है ना। स्टेट सब्जेक्ट था वाइल्ड लाइफ और पार्लियामेंट। अब देखो, आपको मैंने अभी बताया ना कि, एक सेकंड, चलो, अभी मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, लेकिन आपको मैंने बताया था किसके हेल्प से, आर्टिकल 252 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ये जो आर्टिकल है ना, ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि भैया आप लेजिस्लेट कर सकते हो, किसके लिए, स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट है स्टेट के लिए। आप देखो, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होता है ना, उस पर स्टेट गवर्नमेंट को पावर होता है लॉ बनाने का। तो आर्टिकल 250 ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है आप उस पर भी कानून बना सकते हो, लेकिन आपको स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट चाहिए।
भाई स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट नहीं लोगे तो उसके सब्जेक्ट पे बनाओ, ये लॉजिक है, देखो भाई लॉजिक है, स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट लेना पड़ेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट लेके ये एक्ट, खैर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लास में भी है नहीं, बट थोड़ा सा मैं सोचा कि चलो आपको बता देता हूँ। फिर आर्टिकल 249 आपको पता है, ये भी इम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो जो नेशनल इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था, नेशनल इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट जो है, यदि स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट है, लेकिन वो सब्जेक्ट नेशनल इंटरेस्ट वाली है, तो पार्लियामेंट लॉज बना सकता है। कैसे? कंसेंट से, स्टेट के कंसेंट से बना सकता है। सिंपल। इस पर ज़्यादा मैं डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लास तो चल नहीं रहा है, फिर आप लोग बोलोगे कि सर जो काम का वो बताओ, इतना नहीं बताओ, इतना ज़रूरत नहीं है अभी। चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अब हम लोग देखते हैं। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में कुछ क्वेश्चंस आपका मैं बहुत स्पीडली ये निकलूँगा, इसमें ज़्यादा भी नहीं बताऊँगा आपको, ठीक है। जब ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा फिर आप इसको देखोगे, PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल लॉयर प्रशांत पे, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। सबसे पहले एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव, इसलिए मैं स्टार्टिंग में ये सब टॉपिक रखा हूँ, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं स्टार्टिंग में वो आपको बताऊँगा। जो आधा 1 घंटे का लेक्चर होगा स्टार्टिंग, वो आप देखोगे ना, बहुत हेल्पफुल होगा। आई होप ये आप पढ़ रहे होगे, ये आपको पढ़ते रहना है, ये देखते जाओ क्या क्या है, और इस पे मैं लास्ट में एक बारी बात करूँगा। ये अब देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वैसे नोट्स जब आपके पास जाएगा तो उसमें रहेगा। चलो अब हम लोग देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। बेसिकली ये जो एक्ट हमारा 1972 में, ये इस टाइम पे तो 1972 में हमारा एक्ट आ चुका है, इससे पहले क्या कोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई एक्ट था, कोई कानून था, कुछ था कि नहीं देश में, थोड़ा वो हम लोग देख लेते हैं। देखो बहुत अर्ली हम लोग एंशियंट टाइम में यदि चलते हैं तो एंशियंट टाइम में जब आप देखोगे, देखो इसको मैंने 2 पार्ट में बांटा है, एक एंशियंट टाइम में जिसको अर्ली ट्रेसेस, और उसके बाद ब्रिटिश टाइम में, ये 2 टाइम में हम लोग देखेंगे, और आफ्टर इंडिपेंडेंस भी थोड़ा देखेंगे। तो बेसिकली इसको हम लोग 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। एक, हमारा देश जब 1947 में आज़ाद होता है, उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, फिर हम लोग ब्रिटिश के टाइम में क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, और ब्रिटिश टाइम से भी पहले क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसको हम लोग देखेंगे। देखो अर्ली ट्रेसेस में यदि आप देखोगे, मतलब एंशियंट टाइम में यदि देखोगे, तो उस टाइम में कुछ ऐसा लॉज नहीं होता था कि आपको वाइल्ड लाइफ को यदि आप एक्सप्लॉइट करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, ये वो नहीं। उस टाइम पे क्या होता था, अर्ली टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना इंसान का मोरल ड्यूटी होता था। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इंसान का मोरल ड्यूटी होता था, और ये इम्पोज करा जाता था रिलीजन के द्वारा, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के द्वारा, और भी अदर एजेंसीज, साधु संत, ये लोग भी बोलते थे कि देखो ये हम इंसान है, हमारा ये मोरल ड्यूटी है कि इन्वायरमेंट को हम लोग प्रोटेक्ट करें, पर्यावरण को हम लोग प्रोटेक्ट करें। इस तरह से बातें होती थी गुरुकुल में, साधु संत या अदर बहुत सारे एजेंसीज ऐसा सब बात करती थी। फिर तुम आप देखोगे धीरे धीरे कुछ टाइम बाद ऐसा होने लगा कि जैसे आप देखोगे, यहाँ पे मैंने ना कुछ पिक्चर्स लगाया है। ये पिक्चर मैंने ऐसे ही नहीं लगाया, इसके पीछे ना कुछ रीज़न है। देखो आप सुने होगे कि बहुत बार हिंदू रिलीजन में, जनरली हिंदू रीजन में आप ये सुने होगे कि कुछ एनिमल्स को ना कंसिडर्ड किया जाता है भगवान का वाहन, है ना, भगवान का व्हीकल्स, बहुत सारे एनिमल्स को कंसिडर्ड किया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये भगवान का ये सवारी है, इसको नहीं मारना है, इसको कुछ नहीं करना है। इसकी वजह से भी बहुत सारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रहा। अच्छा ये तुलसी का पेड़ है, इसको आंगन में लगाओ, घर में लगाओ, इससे देखो एक कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात हो रही है ना। अच्छा ये जानवर इस भगवान की सवारी है तो इसको नहीं मारना है, इसको रखना है, तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात हो रही है ना। हिंदू रिलीजन में ऐसा बहुत सारा एनिमल्स को कंसीडर्ड किया जाता था। चलो 2 और मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक कौटिल्य के टाइम की बात बताऊंगा, फिर मैं आपको मौर्यन किंग अशोका के बारे में बताऊंगा। कौटिल्य अपने बुक अर्थशास्त्र में लिखते थे कि एनिमल्स के किलिंग पे, ट्री के किलिंग पे कुछ पेनल्टीज इनके बुक में था, तो वहाँ भी थोड़ा दिखता है, थोड़ा सा दिखता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात हो रही है, कौटिल्य के बुक में भी थोड़ा सा दिखता है। उसके बाद
ग्रेट किंग अशोका के टाइम में अशोका बहुत कुछ वाइल्ड एनिमल के किलिंग पे बैन लगा दिए थे कि कुछ ये जो एनिमल्स है आप इसको मार नहीं सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अशोका के टाइम में भी हम लोगों को दिखता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। फिर हम लोग चलते हैं थोड़ा ब्रिटिश एरा में, भाई क्या सीन था उस टाइम पे कुछ देखते हैं। देखो ब्रिटिश एरा में जब आप देखोगे, ब्रिटिश एरा में यहाँ मैंने पीरियड लिया है 1887 से लेकर 1947 तक, उसके बाद तो हम लोग आज़ाद हो गए। खैर, तो ब्रिटिश सबसे पहले ब्रिटिश एक कानून लाया था वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1887। इस लॉ से ब्रिटिश क्या करता है, कुछ स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफाइड वाइल्ड बर्ड्स के किलिंग पे, और उसको आप पकड़ नहीं सकते लेकिन उसके ब्रीडिंग सीजन, ये ध्यान रखना, कुछ स्पेसिफाइड एनिमल्स था, कुछ स्पेसिफाइड बर्ड था, उसको उसके ब्रीडिंग के सीजन पे आप उसको मार नहीं सकते और कैप्चर नहीं कर सकते। उसके बाद एक और कानून आया, वाइल्ड बर्ड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट 1912। ये एक्ट इसी कानून को रिप्लेस करता है, ये जो वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट है उसको रिप्लेस करके, और इसको ना थोड़ा सा वाइड कर देता है। पहले तो कुछ स्पेसीज था, अब बहुत सारा स्पेसीज इसमें ऐड कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद द वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट 1935, ये एक्ट और भी बड़ा कर दिया। ये एक्ट में बहुत सारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात होती है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव था, उस पर मैं डिस्कस करूंगा, आपको जानना भी नहीं उतना। और एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, इस एक्ट से फर्स्ट टाइम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इस्टेब्लिशमेंट की बात करी गई थी। तो ये कुछ कुछ डेवलपमेंट्स था, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, किस तरह से आप देखो कि इवोल्यूशन हो रहा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में। फिर जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रयास करते हैं, ट्राई करते थे, तो उसमें एक वो द इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का एस्टैब्लिशमेंट उनके पीरियड में ही हुआ था, और ये बना था गवर्नमेंट को एडवाइस करने के लिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मैटर पे, और ट्राई भी किए थे इसके मदद से पंडित जवाहरलाल नेहरू की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आए, लेकिन वो पॉसिबल उनके टाइम में सफल नहीं हो पाए थे। फिर 1968 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ हमारे देश में कि फर के एक्सपोर्ट पे बैन कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत लैंडमार्क चीज़ हुआ, 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इनैक्ट हुआ, और ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट था। इसमें आप देखोगे बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात करी गई, पहली बार इतना बड़ा एक्ट आया, और इसमें बहुत सारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात हुई, प्रोविटेट करने की बात हुई, हंटिंग को, इंडेंजर्ड स्पीसीज को जो मारा जाता था। खैर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हो किस तरह से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किस तरह से इवॉल्व हुआ है, और हमारे पास आज 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। थोड़ा सा हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देखते हैं वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कुछ प्रोविज़न है? क्या वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन से रिलेटेड क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविज़न है? तो इसका आंसर है नो। देखो अब है, पहले नहीं था, मतलब अब है। जब ये एक्ट आया, कब आया ये एक्ट? 1972 में, और हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, कॉन्स्टिट्यूशन आया 1950 में। जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में आया 1952 में, तब से लेके जब तक ये एक्ट आया उस टाइम तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वायरमेंट्स के प्रोटेक्शन के लिए कोई प्रोविज़न नहीं था। तो वाइल्ड लाइफ कहाँ से आएगा उसमें? तो बेसिकली अभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पढ़ रहे हैं तो हम लोग ये बात करेंगे 1950 से लेके 1972 के बीच में कोई भी प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो 1972 में आफ्टर स्टॉकहोम डिक्लेरेशन होता है, उसमें हमारे उस टाइम की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी पार्टिसिपेट करती है। और फिर ये देखो एक पिक्चर है यहाँ पे, आप देख सकते हो इंदिरा गांधी जी यहाँ पे बोल रही हैं। 1976 में इंदिरा गांधी जी की ही लीडरशिप में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होगे तो आपको आइडिया भी होगा। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास होता है, और ये जो अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था, इस अमेंडमेंट एक्ट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में न्यू प्रोविज़न ऐड करा जाता है, आर्टिकल 48A और आर्टिकल 51AG। ये दो
इंपॉर्टेंट प्रोविज़न ऐड होता है, और ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रोविज़न किसके लिए था? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। किसके लिए था भाई? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और किस चैप्टर में? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। चलो अब थोड़ा सा मैं आपको ये दोनों प्रोविज़न 1 से 2 मिनट में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। आर्टिकल 48A और 51G। देखो आर्टिकल 48A जो था, ये तो आपको पता है, इंसर्ट हुआ 42nd अमेंडमेंट 1976, ये तो पता है। ये क्या करता है? ये क्या बोलता है? स्टेट शैल इंडेवर टू, देखो यहाँ पे देखो, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव, किसको? इन्वायरमेंट को। ये कहता है स्टेट क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी और इम्प्रूव करने की कोशिश करेगी। किसको भाई? इन्वायरमेंट को। क्यों इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगी, क्यों इम्प्रूव करेगी? टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए स्टेट क्या करेगी? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करेगी। तो बेसिकली आर्टिकल 48A ये क्या करता है? स्टेट पे, गवर्नमेंट पे, स्टेट पे उसका ड्यूटी इंपोज करता है कि आपकी ये ड्यूटी है कि वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड करना, ठीक है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ये आपकी ड्यूटी है। आर्टिकल 48A स्टेट का ड्यूटी इंपोज करता है, क्योंकि DPSP में तो आपको तो ऐसे ही पता चल गया होगा कि DPSP में स्टेट का ही बेसिकली ड्यूटीज होता है। खैर, उसके बाद आर्टिकल 51AG, यहां से क्या होता है? आर्टिकल 51 है तो आपको ऐसे समझ में आएगा कि ये यहाँ पर ड्यूटी की बात चल रही होगी। तो सब क्लॉज G जो है आर्टिकल 51A का, ये क्या करता है? ये ड्यूटी बताता है। किसका ड्यूटी है? सेल लगा हुआ, किसका ड्यूटी है? एवरेज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हर एक सिटीजन्स ऑफ इंडिया का क्या ड्यूटी है भाई? यहां से देखो ड्यूटी क्या है हम लोग सिटीजन्स का? प्रोटेक्ट करना है, इंप्रूव करना है। किसको? नेचुरल इन्वायरमेंट को। और नेचुरल इन्वायरमेंट में ही आ जाएगा फॉरेस्ट, लेक, रिवर और वाइल्ड लाइफ। तो बेसिकली जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 और 1950 और फाइनली जाके 1976 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न आया, इस टाइम तक कोई प्रोविज़न नहीं था। तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविज़न नहीं था, लेकिन बाद में 42nd अमेंडमेंट 1976 के बाद प्रोविज़न ऐड करा गया। इसको ना आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ पे दो चीज़ देखो, टू फोल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक जगह एक हाथ में आप देखो आर्टिकल 48 से स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की ड्यूटी है कि भैया प्रोटेक्ट करना है, इंप्रूव करना है इन्वायरमेंट को। किस चीज़ के लिए? टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वहीं पे देखो यहाँ पे दूसरे हाथ में आप देखो, एज ए सिटीजन्स, हर एक सिटीजन्स ऑफ इंडिया की ये ड्यूटी है कि उसको प्रोटेक्ट करना है, इंप्रूव करना नेचुरल इन्वायरमेंट को। आई होप ये आपको क्लियर होगा, तो आपको ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द नीड फॉर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। अब ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसका जरूरत क्यों पड़ा भाई? 1972 में ये एक्ट का नीड क्यों पड़ा, जरूरत क्यों पड़ा? ये थोड़ा सा मैं पहले भी बताया था आपको। क्यों? क्योंकि हंटिंग जो हो रहा था उस टाइम पे कैसा था? अनरेगुलेटेड। इस एक्ट के आने से पहले 1972 में इस एक्ट के आने से पहले हंटिंग अनरेगुलेटेड था। अनरेगुलेटेड की वजह से बहुत सारा, जैसे टाइगर, राइनोसोर्स, एलिफेंट, बहुत सारे लोग इसको मार रहे थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस जो है इन सारे जानवर्स का कम हो रहा था। तो अनरेगुलेटेड हंटिंग है, तो इन सब की वजह से इसीलिए ज़रूरत पड़ रहा था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का। हैबिटेट का लॉस हो रहा था बहुत तेज़ी से, जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है हम लोग का, जिसकी वजह से देखो हम लोग बहुत तेज़ी से प्लांट को काट रहे हैं, फॉरेस्ट क्लियर कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की वजह से नेचुरल इन्वायरमेंट जो है, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ रहेगा, उसको ख़त्म कर रहे हैं हम लोग। ये जो था, ये भी तो काइंड ऑफ वाइल्ड लाइफ ही था ना भाई। नेचुरल यहाँ पे ट्री प्लांट है, तो ये भी तो वाइल्ड लाइफ हुआ। तो हैबिटेट का लॉस हो रहा था। इन सब चीज़ों की वजह से हम लोग को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का नीड था। देखो यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट है, आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वाइल्ड, एक और मैं बता देता हूँ आपको। वाइल्ड लाइफ, एक सेकेंड, वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट का एक्सप्लॉयटेशन, जैसे यहाँ पर देखो बहुत सारा वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट है, मैंने यहाँ लगा दिया कि आपको पता है अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रेड था, कोई ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शन था नहीं। तो जैसे फर, स्किन, ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, इंडेंजर्ड स्पीसीज का निकाल लिया जाता था, जिसकी वजह से ट्रेड पे कोई कंट्रोल नहीं था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन
हो रहा था। उसके बाद कोई कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन हमारे देश में नहीं था। 1972 से पहले कोई कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन नहीं था वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन से रिलेटेड। कोई एक लॉ नहीं था जो कि प्रॉपर लॉ हो जिससे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट हो। ऐसा कोई एक प्रॉपर लॉ नहीं था, इसीलिए ज़रूरत था भाई, इसीलिए नीड था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का। चलो, आई होप ये थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। जो नीचे 3-4 पॉइंट है आप इसको PDF जब आपके पास जाएगा या स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना, है ना। देखोगे कि फ्लोरा फोना में डिक्रीज आ गया, इसी चीज़ के लिए हम लोग को ज़रूरत था। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आ जाता है भाई क्वेश्चंस कभी कभी। ऑब्जेक्टिव क्या था, है ना, ऑब्जेक्टिव क्या था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का। तो देखो सबसे मेन इस एक्ट का ना ऑब्जेक्टिव क्या था, कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट। किसका, ये 3 वर्ड ध्यान रखना, कंजर्वेशन। ये एक्ट लाया क्यों गया भाई, इस एक्ट के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंजर्व कर सके किसको, वाइल्ड लाइफ को, प्रोटेक्ट कर सके। दूसरा ऑब्जेक्टिव, प्रोटेक्ट कर सके, प्रोटेक्शन कर सके किसका, वाइल्ड लाइफ का। तीसरा, मैनेजमेंट कर सके किसका, वाइल्ड लाइफ का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो मैंने इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव दे दिया है। सबसे पहला क्या है, कंजर्वेशन। उसके बाद क्या, प्रोविशन, मतलब प्रोहिबिटेड किसको करना है भाई, हंटिंग को और पोचिंग को। उसके बाद वाइल्ड लाइफ जो ट्रेड होता है उस पर रेगुलेशन। उसके इंडेंजर्ड स्पीसीज का प्रोटेक्शन। इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। आई होप ये समझ में आए। ये ध्यान रखना सबसे मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है भाई। थोड़ा सा एक्ट के बारे में देख लेते हैं। ये जो हमारा एक्ट है, इस एक्ट का इनएक्टमेंट डेट देख लो आप, 9 सितंबर 1972। और ये उस साल का 1972 का कौन सा एक्ट नंबर था, 53। और इसमें टोटल 7 चैप्टर है और टोटल सेक्शन कितना है, 66। और स्केड्यूल कितना है, 4। अभी मैं 4 स्केड्यूल भी दिखाऊंगा आपको। और यहाँ पे टोटल 7 चैप्टर भी देख लो आप। चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी है। अच्छा, एक मैं आपको थोड़ा झलक दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, एक मैं आपको ना स्ट्रक्चर्ड कैसे बनता है कोई भी एक्ट का, वो देखो। सबसे पहले आप कहीं जाते हो तो क्या करते हो, खुद को इंट्रोड्यूस करते हो भाई, इंट्रोड्यूस करते हो ना। सेम इसी तरह से ये एक्ट भी चैप्टर 1 में खुद को इंट्रोड्यूस करेगा। और इसका जो सेक्शन 1 है वहां पे देखना है, खुद को इंट्रोड्यूस करेगा, भाई मेरा नाम ये है, शॉर्ट टाइटल ये, आप देखना वहां पे मेरा नाम ये है और मैं यहाँ पे लागू हूँगा, यहाँ पे मेरा इनएक्टमेंट है, ये डेट वर्ट वहां पे है। तो सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस किया। जब खुद को इंट्रोड्यूस कर दिया तो आखिर मैं आया क्यों हूं, इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया क्यों है भाई, प्रोटेक्ट करने के लिए ना। ये एक्ट को आप क्यों लाए हो, प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। तो प्रोटेक्ट कंजर्व करेगा कौन, अरे भाई करवाएगा कौन, तो उसके लिए कुछ लोग तो चाहिए ना, कुछ ऑथोरिटीज तो चाहिए ना। तो यहीं से देखो सेकेंड चैप्टर आ गया आपका, ऑथोरिटीज टू बी अपॉइंटेड और कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट। बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए वाइल्ड लाइफ का कुछ ऑथोरिटी चाहिए ना भाई। तो चैप्टर 2 में हम लोग ऑथोरिटी के बारे में पढ़ेंगे। देख रहे हो किस तरह से फ्लो बन रहा है। अच्छा, ऑथोरिटी बना के क्या करोगे, ऑथोरिटी बना के करोगे क्या, ये तो ऑथोरिटी जो बनेगा इसका काम ही होगा ना प्रोटेक्शन करना। देखो हंटिंग से मना कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है ना, स्पेसिफाइड प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है ना भाई। देख रहे हो कैसे कैसे बन रहा है, इसको हम लोग थोड़ा देर में देखेंगे। अभी के लिए आप 7 चैप्टर देख लो, यहाँ पे 7 चैप्टर का नाम देख लो। जब मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा ना आपको, वहां पे ये चीज क्लियर करूंगा आपको। चलो स्केड्यूल देख लो, यहाँ पे 4 स्केड्यूल है। स्केड्यूल फर्स्ट में, स्केड्यूल फर्स्ट में क्या है, एनिमल जिसको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जिसको चाहिए, उन सारे एनिमल्स को किस में डाल दिया हम लोग, स्केड्यूल 1 में। जिसको थोड़ा सा कम डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन चाहिए उसको डाल दिए हम लोग सेकेंड स्केड्यूल में। और प्रोटेक्टेड प्लांट्स को स्केड्यूल 3 में डाल दिए हैं। और कुछ स्पेसिफिक जो बेसिकली कुछ बच गया है, जो कि अप्रेंटिस अंडर CITES में जो कुछ है, उस सबको डाल दिए हम लोग शेड्यूल 4 में। चलो कुछ अमेंडमेंट्स देख लेते हैं हम लोग।
चलो कुछ अमेंडमेंट्स देख लेते हैं। देखो बहुत सारा सेवरल्स अमेंडमेंट्स हुआ है बाय द ईयर। जैसे आप देखो एक हुआ है 1982 में, 1986 में, 1991 में, 1993 में, 2003, 2006 का इंपॉर्टेंट है, 2022 का इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर 1991 वाला भी एक इम्पॉर्टेंट है। चलो थोड़ा थोड़ा हम लोग देखते हैं कि इस जो जो इम्पॉर्टेंट है ना उसको हम लोग थोड़ा सा देख लें। जैसे अभी मैंने बताया आपको 1991 का, अरे 1991 का, 2002 का और 2006 का। देखो 1991 वाला जो अमेंडमेंट एक्ट था ना, इससे पेनल्टीज, जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है ना, उसके पेनल्टीज को थोड़ा और मजबूत करा गया और फाइन्स को भी बढ़ाया गया है ना। और बहुत ज़्यादा कुछ कुछ चीज़ों में फाइन्स को बढ़ाया गया और कुछ कुछ ऑफेंस को भी अंदर ले लिया गया। और देखो इसमें देखो, दिस अमेंडमेंट स्ट्रेंथन एंड द पेनल्टी फाइन ऑफ द wildlife related offense and also introduce provision for the protection of endangered species का प्रोटेक्शन के लिए कुछ प्रोविजंस डाला गया 1991 में। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002, इससे क्या इंट्रोड्यूस करा गया भाई, कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व एज प्रोटेक्टेड एरिया। उसके बाद देखो 2006 का, हो गया बस, आज के लिए इतना ही रखेंगे, थोड़ा सा और 2006 का ये जो अमेंडमेंट था ना, ये क्या चीज़ से डील करता है, इशूज ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद क्या बनाया गया भाई, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA। उसके बाद जो कि प्रोजेक्ट टाइगर को मैनेज करेगी। उसके बाद और इस एक्ट से क्या प्रोविज़न करा गया, टाइगर और अदर इंडेंजर्ड स्पीसीज क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को बनाया गया, जो कि वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड क्राइम्स को देखेगी। उसके बाद 2022 जो अभी रिसेंट आया है, जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, UPSC एस्पिरेंट्स के लिए ये करंट अफेयर बनता है, थोड़ा सा ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग देख के अभी ख़त्म कर लेंगे। देखो ये जो 2002 वाला अभी इसलिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है। ये जो है सबसे पहले ये क्या किया, ये साइट्स को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, और इंक्रीज द स्पीसीज प्रोटेक्टेड अंडर द लॉ, और ये स्पीसीज को भी इंक्रीज कर दिया। उसके बाद आपको पता होगा कि जो शेड्यूल का नंबर है उसको डिक्रीज करके कितना कर दिया भाई, 4, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला शेड्यूल में क्या है आपको पता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन वाला एनिमल्स है। फिर उसके बाद शेड्यूल सेकंड में जो लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है वो वाला है। फिर शेड्यूल थर्ड में किसको हम लोग रखते हैं, प्लांट स्पीसीज को, और फोर्थ में कौन सा स्पीसीज जो साइट्स में है उसको रखते हैं। और इस एक्ट से क्या करा गया था, इस एक्ट से जो एलिफेंट है, एलिफेंट के यूजेस को परमिट मिल गया था कि आप रिलीजियस पर्पस से या कोई और अदर पर्पस से आप एलिफेंट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारा चीज़ का पेनल्टी को भी इससे बढ़ाया गया, किससे, 2022 के अमेंडमेंट एक्ट से। अब थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।